जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ। बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है ये, राजनीति शास्त्र का। 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। किसका कथन है सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? देखिए, सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति को बर्नार्ड बर्नार्ड बार्बर ने कहा है। बर्नार्डे लिखा है लेकिन यहाँ लिखा रहेगा बर्नार्ड बार्बर नाम है। 52 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सत्ता का मूलाधार है? सत्ता का मूलाधार औचित्यपूर्णता है। 53 देखिए। लेजिटिमस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आदर्शवादी विचारक सबसे पहला प्लेटो जिसे कहा जाता है, प्लेटो ने लेजिटिमस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 54। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इसको किसने लिखा है? आमंड ने लिखा है। आमंड कोलमैन ने लिखा है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। क्वेश्चन नंबर 55। कैनेथ अर्गन्स्की के अनुसार राजनीति विकास की कितनी अवधारणाएं हैं? कैनेथ अर्गन्स्की जो है राजनीति विकास की 4 अवधारणाओं के बारे में बताया है। इसमें डिटेल हम आगे बता देंगे आप लोगों को। फिलहाल ये समझिए कि 4 अवधारणाएं बताया है कि कहाँ पे क्या हो गया है, तो कहाँ राजनीति विकास हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 56। आधुनिक युग का आधुनिकीकरण की क्रांति काल किसने कहा? हालपन ने कहा था। प्रसृता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? देखिए, प्रसृता सिद्धांत जब भी कोई करेगा, जो गरीबों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वही देंगे। तो मार्क्सवादी क्या करते हैं? गरीबों को ज़्यादा, जिसे सर्वहारा वर्ग, गरीबों को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, तो गरीबों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वही कहेंगे। तो मार्क्सवादी यानी नव मार्क्सवादी, मार्क्सवाद के विचारों को जो आगे बढ़ाने वाले हैं उसी को नव मार्क्सवादी कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न से कौन प्रभाव का स्रोत है? प्रभाव का स्रोत देखिए, शक्ति भी है, इच्छा भी है, लालच भी है। किसी को लालच दे करके अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी इच्छा जाहिर करके किसी को मना सकते हैं। शक्ति से, अपने पास परमाणु बम है, इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा यूज किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऐसा यूज किया जाता है। किसी को अपना हथियार है, हथियार बेच के प्रभावित किया जा सकता है। मेरे पास परमाणु बम है, तो इससे भी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59। प्रजातंत्र शासन है। देखिए, प्रजातंत्र, हमारा देश को प्रजातांत्रिक शासन ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे जनता का शासन होता है, अंतिम रूप से जनता का शासन। प्रजातंत्र में कहीं भी प्रजातांत्रिक अगर व्यवस्था होगी, वहाँ पे अंतिम रूप से जनता ही शासन करती है। जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है, विधायक एमएलए चुनती है, और एमएलए एमपी को चुनती है, संसद भवन में भेजती है, हमारे लिए कानून बनाते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनते तो हम ही हैं। 5 साल बाद अगर नहीं रहते, सही से नहीं रहते, तो हम उखाड़ के फेंक देते हैं, उन्हें रहने भी नहीं देते हैं। तो प्रजातांत्रिक शासन में क्या कौन होता है? जनता ही शासक होती है, जनता ही शासन करती है। और इसमें लिखा है ऑप्शन, मतदाताओं का शासन, जनता का शासन, सदस्यों का शासन। देखिए, जनता ही मतदाता होती है, वही वोट देती है, और जो चुना जाता है वो भी मतदाता होता है, और वही चुना जाता है। तो मतदाताओं का शासन। संसद सदस्यों का, जो संसद सदस्य होते हैं क्या होते हैं? वो भी तो मतदाता ही होते हैं, वो भी तो जनता ही ही होते हैं, जनता में ही तो वो भी होते हैं, वो भी तो वोट देते हैं किसी न किसी को। तो संसद सदस्यों यानी सभी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60। फांसीवाद का उदय हुआ था। फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में उदय हुआ था। जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था। हिटलर नेता था, नाजीवाद का नेता हिटलर था। तो दोनों जो है, फांसीवाद इटली में और नाजीवाद जर्मनी में, ये दोनों ऐसे विचारक हैं, दोनों ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल निरंकुश थे, इन पे किसी का अंकुश नहीं। ये व्यक्ति की पूजा करवाते हैं, मतलब व्यक्ति की गुणगान करवाते हैं, अपना खाली अपने आप को बताते हैं। जैसे आज भी हमारे देश में देखिए, प्रजातांत्रिक शासन जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए तो व्यक्ति की ही ज़्यादा लोग प्रीफरेंस देते हैं। जैसे मोदी कहते हैं, मोदी के नाम पे सभी को वोट दे देते हैं, राहुल गांधी के नाम पे सभी को वोट दे देते हैं। तो मोदी के नाम पे, मोदी मैं चारों तरफ है, तो मोदी के नाम पे वोट सभी को मिल जाता, सभी लोग जीत जाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं, कोई भी विधायक आता है ये नहीं कहता हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे निरंकुशता बढ़ती जाती है। एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी पावर निरंकुश बनते चला जाता है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इसी तरह होता है, जहाँ भी होता है ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति में सारी पावर निहित हो जाती है, तो निरंकुशता आ जाती है वहाँ पे। तो फांसीवाद भी ऐसे ही हुआ, नाजीवाद भी ऐसे ही आया है। फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता मैंने अभी बताया। देखिए, मुसोलिनी फांसीवाद का मुख्य नेता था। यही नेता है फांसीवाद इटली में आया। हिटलर जर्मनी में नाजीवाद का नेता था। स्टालिन
स्टालिन ये मार्क्सवादी है। ठीक है, स्टालिन कौन है? ये मार्क्सवादी है। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। आधुनिक प्रजातंत्र, अभी मैंने बताया कि आधुनिक प्रजातंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है, हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में रहते हैं। प्रजातांत्रिक शासन का मतलब क्या होता है कि जनता शासन करती है, जनता अंतिम रूप से सत्ता जनता के हाथ में होती है, जनता जिसे चाहती है उसे चुनती है, वही हमारा विधायक मंत्री होता है। वही विधायक मंत्री बन करके हमारे लिए कानून बनाता है। ठीक है, हमारे हित के बारे में सोचता है। हम अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि प्रजातंत्र। अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में सुन लीजिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी हमारे देश में, लेकिन वहाँ पे गांव लेवल पे है, ग्राम लेवल पे है। ग्राम लेवल पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलता है। जैसे हम लोग प्रधान को चुनते हैं, तो वो ग्राम प्रधान जो होता है उसको हम डायरेक्ट चुनते हैं, और डायरेक्ट चुन करके हमारे अपने ही गांव में शासन उससे करवाते हैं, अपने गांव के विकास के लिए करवाते हैं। ये हमारा प्रत्यक्ष भी होता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर आप देश लेवल की बात करें, ये ग्राम लेवल पे प्रत्यक्ष होता है, उसके ऊपर प्रत्यक्ष नहीं होता। हमारा असल में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक समाज है हमारे देश का। क्वेश्चन नंबर 63, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। देखिए मैंने बताया ना, प्रजातंत्र में किस में होती है? जनता में होती है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। देखिए आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता पूंजीवाद में होती है। पूंजीवाद में क्या होता है? आप दुकान खोलें, अपनी बिजनेस जो भी बिजनेस बनाना चाहें, जब चाहें बंद कर दें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पूंजीवाद में होता है लाइसेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपनी दुकान जब चाहें खोलें, जब चाहें बंद करें। व्यवसायों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है पूंजीवाद में। क्वेश्चन नंबर 65, फांसीवाद विश्वास करता है। फांसीवाद, अभी मैंने बताया कि फांसीवाद किस में विश्वास करता है? एक व्यक्ति का ना, जैसे मैंने कहा मोदी मोदी मोदी, बताया ना अभी, तो कांग्रेस में राहुल राहुल, एक व्यक्ति का लोग गुणगान गाते हैं, एक व्यक्ति का खूब गाना गाते हैं, तो उसी के नाम पे सारा चुनाव, पूरे देश का चुनाव लड़ जाते हैं। उसी तरह फांसी, ये फांसीवाद की तरह होता है। फांसीवाद इसी तरह फांसीवाद बनता जाता है कि जो आदमी सोचता है हम अकेले, हमारे नाम पे सब लोग चुनाव जीत जा रहे हैं, तो उसमें फांसीवाद, अपने पार्टी के प्रति भी फांसीवादी आती है, फांसीवादी कह लीजिए, नाजीवादी कह लीजिए, मतलब विचारधारा आ जाती है इस तरीके से। ऐसा ना आए तो ही ठीक है। एक व्यक्ति की तानाशाही हो जाती है, वो जो चाहता है वो करता है, पार्टी में भी, देश में भी। इनमें से कौन आदर्शवादी विचार है? क्वेश्चन नंबर 66, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, हीगल। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन ये मार्क्सवादी विचारक हैं। मार्क्स का चेला लेनिन है, स्टालिन भी लेनिन के साथ का ही है। तो ये तीनों मार्क्सवादी हैं। हीगल एक आदर्शवादी है। देखिए हीगल कांट फिक्टे जर्मन आदर्शवादी हैं। आप लिख सकते हैं हीगल कांट फिक्टे जर्मन आदर्शवादी हैं। जब भी हीगल का आ जाए, कांट आ जाए, फिक्टे आ जाए, तो जर्मन आदर्शवादी हैं। ग्रीन ब्रेंडले बोसांके ये ब्रिटिश आदर्शवादी हैं। ग्रीन ब्रेंडले बोसांके ब्रिटिश आदर्शवादी हैं। प्लेटो, अरस्तु ये भी आदर्शवादी हैं, प्राचीन आदर्शवादी हैं। यूनानी कह लीजिए, यूनानी भी उन्हें कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका है। मैंने बताया था शक्ति प्रयोग का सबसे आसान तरीका क्या है? बल है। बल से शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, दंड से किया जा सकता है, दंड देकर किया जा सकता है, बल से भी किया जा सकता है, और प्रलोभन से भी किया जा सकता है। दंड से, बल से, प्रलोभन से किया जा सकता है। किसी को लालच दे करके अपनी बात आप मनवा सकते हैं, डंडे से अपनी बात मनवा सकते हैं, दंड दे करके मनवा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। निम्न में कौन सा प्रभाव का एक स्रोत नहीं? देखिए इसके पहले आ चुका है, संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही प्रभाव का स्रोत है, बाकी पुरस्कार नहीं है। तो पुरस्कार इसमें सही होगा। सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। देखिए सत्ता का वर्गीकरण सत्ता का 3 वर्गीकरण है। 3 प्रकार की सत्ता के बारे में बताया गया है। पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता। वैधानिक सत्ता के प्रमुख प्रवक्ता मैक्स वेबर हैं। तो इसमें यही है, यथार्थवादी नहीं है, तो यथार्थवादी निकाल दीजिए। याद रखिए सत्ता के वर्गीकरण 3 है, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता। क्वेश्चन नंबर 70, सत्ता का प्रमुख कार्य है। सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है? समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन, तीनों सही है। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में सत्ता क्या करती है? समन्वय करती है, कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में समन्वय करती है। नियंत्रण, वही नियंत्रण रखती है।
कोई गृह युद्ध न करने पर नियंत्रण रखती है। अनुशासन करती देश में अपने क्या है शासन बनाए रखती है। शासन प्रशासन को मजबूत किए रहती है, तो अनुशासन बनाए रखती है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन 71, तो इसमें सभी हो जाएगा। 71 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सत्ता का मूल आधार है? सत्ता का मूल आधार औचित्यपूर्णता ही है। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है। अस्तित्व सार से पहले आता है, ये किसने कहा है? पाल सत्रे ने कहा था अस्तित्व सार से पहले है। जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप लोग कमेंट करेंगे हमें डिटेल में भी बताया जाए, तो हम उसके बारे में बताएंगे। पहले क्वेश्चन कर लीजिए। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? देखिए, इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता बेंथम था। बेंथम को व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा आप देख लेंगे। बेंथम या हॉब्स, बेंथम और हॉब्स में से हो सकता है। आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे हमें कि इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था। हम अगली वीडियो में बता देंगे कि बेंथम या हॉब्स है। इन दोनों में से आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा हो सकता है। देखिए, बेंथम व्यक्तिवादी है, हॉब्स भी समझौतावादी है और हॉब्स भी व्यक्तिवादी है। दोनों में से एक हैं, बाकी लॉक है नहीं, हीगल है नहीं। हीगल तो आदर्शवादी, मैंने बताया था हीगल कांट फिक्टी आदर्शवादी हैं। तो आप दोनों में से बताएंगे कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर डाल के बताएंगे क्वेश्चन नंबर फला का आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। इनमें से आर्थिक उदारवाद के समर्थक हैं। आर्थिक उदारवाद के समर्थक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ आर्थिक उदारवाद की बात करते हैं, आर्थिक उदारवाद की वकालत करते हैं कि लोगों को व्यवसाय खोलने के लिए पूरा मौका दिया जाए और अपनी दुकानदारी कर सकें। एडम स्मिथ का है, ये अर्थशास्त्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सामाजिक न्याय का लक्ष्य। देखिए, सामाजिक न्याय का लक्ष्य सामाजिक हित होता है। सामाजिक न्याय से मतलब होता है कि समाज में कोई भी वर्ग, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ कोई भेदभाव न हो, वही सामाजिक न्याय है। सामाजिक हित उसका अहित न हो, उसका हित होना चाहिए, उसके फेवर में काम होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वही सामाजिक न्याय का असली लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 76, व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिवाद लेसेस फेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है कि अहस्तक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिवाद कि सरकार हमारे कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे, बस पुलिस राज्य का काम करे, पुलिस की तरह काम करे, सीमित शासन करे। पुलिस अगर हमें कोई मारता है, हमें कोई पीटता है, तो हमारे लिए पुलिस भेज दे। तो व्यक्तिवाद यही कहता है कि लेसेस फेयर स्टेट। देखिए, जो भी वाद होता है ना, ये एक विचारधारा होती है। जैसे आपकी विचारधारा क्या है, उसी पे हमारा विचारधारा भी बन जाए तो ही वाद हो जाएगा। तो व्यक्तिवाद क्या है? एक विचारधारा है। तो ये लेसेस फेयर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी अहस्तक्षेप नीति के नाम से जाना जाता है कि सरकार कोई हस्तक्षेप न करे। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को ही वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स ही है, जिसे मार्क्स यहाँ पे सही होगा। स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेनिन ने लिखा है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक लेनिन ने लिखा है। आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है? आदर्शवादियों का जनक प्लेटो को कहा जाता है। आदर्शवादियों का जनक प्लेटो को कहा जाता है। इसमें यही सही है। यह पुस्तक किसकी है? द सीकनेस अनटू द डेथ। ये है द सीकनेस अनटू द डेथ। ये किर्केगार्ड की पुस्तक है। द सीकनेस अनटू द डेथ किर्केगार्ड की पुस्तक है। इसमें 7 नंबर से ले नहीं है, किर्केगार्ड की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 81, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है। कानून और बनाने और लागू करने की शक्ति कौन सी है? राजनीतिक शक्ति होती है। जब चुने और चुने जाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। जब वो चुने जाते हैं तो उनमें पावर आ जाती है, वो एक अथॉरिटी हो जाते हैं, सत्ता हो जाते हैं। तो राजनीतिक शक्ति भी होगी। जब राजनीतिक अधिकार होगा तो राजनीतिक अधिकार जब चुन जाएंगे तो राजनीतिक शक्ति में बदल जाएगी, तो राजनीतिक शक्ति हो जाएगी। उदारवाद का मूल सिद्धांत है। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? मैंने इसके पहले बताया उदारवाद क्या करता है। व्यक्तिवाद का परिमार्जित रूप है उदारवाद। वही लेसेस फेयर स्टेट, ये व्यक्तिवाद जो लेसेस फेयर स्टेट की बात करता है, उदारवाद हो चाहे व्यक्तिवाद हो, दोनों फ्री की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं कि हमको फ्री छोड़ा जाए, हम क्या चाहें, आज़ादी की बात करता है। तो क्या होगा?
व्यक्ति स्वतंत्रता। ये देखिए उदारवाद और व्यक्तिवाद हर जगह आएगा, आप इसे हमेशा से याद रखें। हमेशा स्वतंत्रता की बात करता है कि सरकार हमारे कामों में हस्तक्षेप न करे, हम जो करें वो करने दे, बस हमसे अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है तो पुलिस भेज दे, बस अपना इतना ही शासन करे। बाकी हमको हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल बना लेंगे, हम सरकारी हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत नहीं है, सरकारी स्कूल की ज़रूरत नहीं है, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक है। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक, इसमें मैंने बताया था अभी आपको, हीगल, कांट, फिक्टे आदर्शवादी हैं, प्लेटो अरस्तु आदर्शवादी हैं, रिकार्डो, माल्थस, हॉब्स, लॉक, मैंने बताया था ना कौन कौन हो सकते हैं। हॉब्स, लॉक इसमें व्यक्तिवादी विचारक हैं। ठीक है, यही व्यक्तिवादी जो होते हैं मूलतः उदारवादी होते हैं, मूलतः व्यक्तिवादी ही उदारवादी होते हैं। तो लॉक को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। अगर उदारवाद का पिता पूछा जाए तो जॉन लॉक ही हैं, लेकिन व्यक्तिवाद ही उदारवाद है, बस आप इतना समझो, व्यक्तिवाद ही उदारवाद है। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहलाता है। ब्रिटिश समाजवाद का पिता, समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवन ने किया था। रॉबर्ट ओवन को ही ब्रिटिश समाजवाद का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 45 में गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। गांधी दर्शन कहते हैं कि गांधी जी अपना समाजवाद एक विकल्प वो देते हैं कि समाजवाद ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी का हो, सभी का कल्याण हो, सभी का उदय हो, तो सर्वोदय की बात करते हैं, तो इसमें सर्वोदय हो जाएगा। लॉ के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है। लॉ के अनुसार 3 प्राकृतिक अधिकार होता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए 3 है इसमें दिया हुआ है। तो राइट टू राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, 3 प्राकृतिक अधिकार है। जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, देखिए यही एक विचारक है जिसने संपत्ति का अधिकार भी बताया है, उदारवादी होते हुए भी कहा है कि संपत्ति का अधिकार भी होना चाहिए। तो लोगों के लिए संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, चाहे संपत्ति जितना भी कमाएं, हमसे टैक्स ना मांगो, हम चाहे जितना भी माल जमा करें। लेकिन हमारे संविधान में क्या संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्योंकि सड़क बनाना है और हमको कह रहे हैं आपके खेत के रास्ते हम ले जाएंगे, आप कहेंगे हमारी संपत्ति है, पहुंच जाएंगे हाई कोर्ट, तो सरकार क्या करेगी, झुक जाएगी कि भाई संपत्ति का अधिकार। इसलिए संपत्ति का अधिकार भारत से हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया है कि कानून के तहत हम संपत्ति आपकी ले लेंगे, रोड बना लेंगे, रेलवे ट्रैक बना लेंगे। ठीक है, तो जॉन लॉक ने, लॉक के अनुसार 3 अधिकार है, संपत्ति का अधिकार भी उसी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 87, नाजीवाद का उदय किस देश में हो। मैंने इसके पहले नाजीवाद के बारे में बताया है कि जर्मनी में हुआ था, हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ। अब मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है। वर्ग संघर्ष, देखिए जितने भी मार्क्सवादी रहेंगे वो कहेंगे गरीबों यानी जो सर्वहारा क्लास है, सर्वहारा वर्ग है, और अमीर वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा गया। तो अमीरों और गरीबों का वर्ग संघर्ष कहा जाता है। तो जितने भी मार्क्सवादी वो कहते हैं कि इन लोगों अमीरों को उखाड़ फेंको, मार पीट करके नीचे उतार दो गद्दी से, हम लोग गद्दी पे बैठेंगे, सारे गरीबों का कल्याण करेंगे। ये मार्क्सवादी विचारक कहते हैं। ये मार्क्सवाद में जो भी मार्क्सवादी रहेगा ऐसे ही करेगा, कभी वो राज्य का सपोर्ट ही नहीं करता है। जो भी मार्क्सवादी रहेगा कहेगा राज्य रहेगा तो कुछ कानून छीनेगा, इसमें अमीर वर्ग ही शामिल रहते हैं, इससे बेहतर है जितने भी सर्वहारा क्लास हैं, जितने भी गरीब वाले हैं, तो वो सभी वही शासक बने और वही सबको भला कर सकते हैं। अब मार्क्सवाद के समाज को साम्यवाद कहा जाता है। साम्यवादी समाज को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, साम्यवाद भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा, जहाँ भी आए आप कर लीजिएगा। संपत्ति चोरी है किसने कहा। प्रोधो ने कहा था संपत्ति चोरी है, गांधी की तरह है ये। राजनीति संस्कृति एक अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा, कैसा अवधारणा है, नीति शास्त्रीय अवधारणा। जैसे राजनीतिक संस्कृति हमारे देश में क्या, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब विधायिका क्या करती है, नीतियाँ बनाती है, नीतियों को लागू करती है। तो हमारे यहाँ की राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा है, राजनीतिक संस्कृति कैसा है, एक नीति बनाने की प्रक्रिया है, कैसा नीति रखना है, कैसा कानून बना के रखना है, ये नीतिगत होता है। क्वेश्चन नंबर 91, थियरी ऑफ जस्टिस। थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स हैं।
जनरल थियरी ऑफ जस्टिस लिखे हैं, जस्टिस एज ए फेयरनेस लिखे हैं, और भी पुस्तक लिखे हैं। जब अगर हम जनरल्स को अलग से पढ़ाएंगे तो हम सारे बता देंगे इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 92, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। मैंने इसके पहले बता दिया आधुनिक प्रजातंत्र। हमारे यहाँ प्रजातंत्र क्या है? आधुनिक प्रजातंत्र होता है। आधुनिक प्रजातंत्र मतलब प्रतिनिधि, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हम अपना प्रतिनिधि चुन करके MP को भेजते हैं संसद भवन में, MLA को भेजते हैं विधानमंडल में। हमारे लिए वो काम करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे हित के बारे में सोचते हैं। हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले नहीं हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रतिनिधि चुनकर भेजता है, तो हमारा क्या है? प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह है। राष्ट्रों की संपत्ति की पुस्तक लेखक हैं। राष्ट्रों की संपत्ति का पुस्तक एडम स्मिथ है। राष्ट्रों की संपत्ति की पुस्तक एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 94, राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। ये लीलॉक ने कहा है। राजनीतिक विज्ञान जो है, पॉलिटिकल साइंस, सरकार से संबंधित एक विद्या है, सरकार से संबंधित एक बुक्स है, सरकार से संबंधित एक डिस्कशन इसमें है, ये लीलॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? आदर्श राज्य की जनसंख्या कहते हैं कि किसी भी राज्य में, तब यूनान में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो 5040 कौन सा है? आज हमारे यहाँ ग्राम प्रधान इतना, इससे ज़्यादा रहता है, इससे तो इतना तो वोट पड़ता है हमारे गांव में ही। तो आदर्श राज्य की बात करेंगे, तब संभव था, आज संभव नहीं है इतना बड़ा राज्य बनाना। बहुत राज्य बन जाएंगे, इतना ग्राम है तो ग्राम के रूप में इसे कन्वर्ट किया गया। आदर्श राज्य यही है। प्लेटो ने कहा इतना ही राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, 5040। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर में शामिल नहीं है? राजनीतिक आधुनिकीकरण के स्तर में शामिल नहीं है। देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है? मतलब धार्मिक, वो लोग कहते हैं ना धर्म से ऊपर उठो, तो धार्मिक हटा दीजिए, बाकी दोनों है, आर्थिक स्तर है, सामाजिक स्तर है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता होती है। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। मैंने बताया था प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किस में होती है? जनता में होती है। जनता चुनती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, MP MLA चुनती है, MP MLA चुन करके भेजती है। तो अंतिम रूप से सत्ता जनता में निहित होती है। किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में जनता में ही निहित होती है। राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। मैंने कहा था कि जो भी आदर्शवादी रहेगा, और कुछ सभी आदर्शवादियों की बात नहीं करेंगे, वो राज्य को ईश्वर के समान मानेगा। अगर राजा है तो कहेगा हम ईश्वर द्वारा हम बनाए गए प्रतिनिधि हैं, मतलब हमको ईश्वर ही समझो। तो हेगल ये बात कहते हैं, राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य तो है, राज्य का मूर्त रूप क्या है? मतलब राज्य को कौन चला रहा है? तो सरकार चला रही है, तो मोदी जी चला रहे हैं। तो मोदी मतलब ये कहता है उनको भगवान मानो, वो भगवान है, भगवान ने ही उनको बना के भेजा है अपना प्रतिनिधि। जैसे हम लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं संसद भवन में, उसी तरह भगवान अपना प्रतिनिधि यहाँ उतारा है कि लो राज चलाओ। राज्यपाल की नियुक्ति किस कानून के श्रेणी में आता है? राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक कानून के श्रेणी में आता है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक कानून के तहत वो अपनी गद्दी पर बैठता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है। गद्दी मतलब कुर्सी पर बैठता है। निम्नलिखित में किस पुस्तक पर गांधी का प्रभाव पड़ा है? गांधी का प्रभाव ऑन टू द लास्ट है यार, ऑन टू दिस लास्ट नहीं, ऑन टू द लास्ट है। ऑन टू द लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक है। जॉन रस्किन से गांधी जी प्रभावित हुए थे, और गांधी जी उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़े। इसी बुक से वो अपने विचारों को अपना मूर्त रूप दिए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। थोड़ा सा भी जान लीजिए, द प्रिंस मैकियावेली का है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू का है। ये लेकिन चारों बुक आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे भी कहीं आ सकता है। द प्रिंस मैकियावेली का है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की का है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि गांधी किससे प्रभावित हैं, ऑन टू दिस लास्ट। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। धन्यवाद।